Good morning, class. Do mention your attendance with your sections in the chat box. मैम Yes, Tata. Yes, Arya. मैम 16 अगस्त से स्कूल खुलने की न्यूज आ रही है। हाँ बेटा, कॉलेज हाँ सुन तो ऐसे ही रहे हैं। अभी देखिए, फिर अभी इंडिविजुअल ऑर्डर्स आएंगे अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के। अभी कोई और नोटिफिकेशन नहीं है मेरे पास में। और हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओवर डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। हम लोग बेसिकली कैपिटल बजटिंग जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल करते हैं। बेसिकली हम लोग यही तो देखते हैं कि कौन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी। नॉन डिस्काउंटिंग जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हम लोगों ने बात करी थी। नॉन डिस्काउंटिंग में हम लोगों ने पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था, जिसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की, जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। बेसिकली जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सम्स लगाए थे, नेट प्रेजेंट वैल्यूज निकाली थी। सिमिलरली एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है इसमें, जिसकी हम बात करते हैं कि कितना डिस्काउंटेड रेट पे करंट वैल्यू हमें रिसीव हो पाएगी। फाइन। तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें पढ़ा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हम लोगों ने डिस्काउंटिंग टेक्निक में डिस्कस किया था, और इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग। ओके, अब क्या होता है कि जब हम लोग ऑब्वियसली टेक्निक्स यूज कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटी लाइज होती है इन बिटवीन assessing or appraising any project investment और कंसीडरिंग आर कैपिटल बजटिंग। अगर हम लोग अपना कैपिटल बजट बना रहे होते हैं, तब हमारे पास कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, कुछ अनसर्टेन पॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम लोग उनकी बात करेंगे कि व्हाट आर दी रिस्क एंड व्हाट आर दी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द। बेसिकली होता क्या है कि हम हमेशा वो चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें कम रिस्क हो। नॉर्मल सी बात है ना, हम लोग हमेशा ऐसी चीजें सब तरफ से अपने प्रिकॉशंस और देखते हुए हम ऐसी चीज सेलेक्ट करते हैं जिसमें कम से कम रिस्क हो, क्योंकि रिस्क तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होता है अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द एनवायरमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, चाहे वो वेदर की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, या लॉज चेंज हो सकते हैं, जोग्राफिकल चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक, तो इनमें क्या होता है, इनकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो रिस्क के साथ साथ अनसर्टेनिटी को भी हम किस तरीके से मिनिमाइज तो नहीं कर सकते, बट ऐसा सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट का चॉइस कर सकते हैं जिसमें रिस्क भी कम हो और अनसर्टेनिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा जो डिसीजन हो, इट विल बी मोर फ्लेक्सिबल, सो दैट वी कैन अडेप्ट द चेंजेस और अडेप्ट द रिस्क फैक्टर। तो हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं, और कैपिटल बजटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग रिक्वायर्स द प्रोजेक्शन ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैपिटल बजटिंग में हम लोग यही करते हैं, बट इवन बजट में यही होता है ना, कहाँ से कैश रिसीव हो रहा है, कहाँ हमारा आउटफ्लो जा रहा है, कहाँ हमारा कैश इंडल्ज हो रहा है, कहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, कहाँ से हमें फंड रेज हो रहे हैं, यही देखते हैं बजट में। ठीक है, इसी की टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी थी। So the future is always uncertain. Estimation of demand, production, selling price, cost, etc. कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग असेसमेंट करते हैं, अज्यूम करते हैं बहुत सारी चीजें कि अभी मार्केट में ये कंडीशन चल रही है, तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट के प्राइस हाई होंगे। एंड बट एग्जैक्टली कितना हाई जाएगा, कितना फ्लक्चुएशन रहेगा, ये हम एग्जैक्टली नहीं समझ सकते हैं। फाइन। तो what is risk? Risk is the potential that chosen action or activity will lead to a loss. यानी आप एक अनडिजायरेबल आउटकम हमें जब रिसीव होता है, उसको हम बोलते हैं रिस्क। ठीक, जो हमने बिल्कुल सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्टेड भी नहीं था, ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है, देन
इट विल क्रिएट रिस्की मेजर। तो अगर हम लोग पोटेंशियल लॉसेस की बात करेंगे, अनडिजायरेबल आउटकम की बात करेंगे, इट कॉल्ड एज रिस्क। ओके, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रिस्क, तो बहुत तरह के रिस्क हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अभी हमारे पास कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं, हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट रिस्क। आपकी जो कॉरपोरेशन है उससे रिलेटेड रिस्क की हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, ठीक है। देन इंटरनेशनल रिस्क की हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली करेंसी में चेंजेस हो गए, हाँ, कहीं पर वॉर स्टार्ट हो गई है, आपका कहीं पर बिजनेस चल रहा था तो वहां से प्रॉब्लम आने लगी है। तो इस तरह के इंटरनेशनल रिस्क भी, जैसे पेंडेमिक के टाइम में भी बहुत सारा बिजनेस ठप हो गया, या उससे पहले भी पॉल्यूशन की वजह से जब गंगा की सफाई चल रही थी तो लेदर को बहुत नुकसान पहुंचा था, ठीक है। तो बहुत सारी मार्केट, जो लेदर की मार्केट थी वो यहाँ से बांग्लादेश, जो लेबर लेदर की मार्केट थी, बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस जब ऐसे हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमें जो रिस्क होता है इट इज नोन एज इंटरनेशनल रिस्क। यानी आपके अनडिजायरेबल आउटकम्स आते हैं, आपने जो सोचा भी नहीं वैसा कुछ हो रहा होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोप अप करना होता है, अडेप्टेशन करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क काइंड ऑफ, जैसे अभी करंट में जो इंजन चल रहे हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बेस है, यानी डीजल एंड पेट्रोल पे बेस प्रोडक्ट्स जो इंजन हैं वो बन रहे हैं। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हाइब्रिड की तरफ लोग जा रहे हैं, सोलर की तरफ लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ लोग जा रहे हैं, और इस तरह की चीजें। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो आपने अगर कोप अप नहीं किया, आपने अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेंज नहीं करी, या आपने अपना तरीका, अपनी प्रोडक्शन को अपग्रेड नहीं किया है, तो क्या होगा, इंडस्ट्री के ऊपर एक तरीके से ताला हो सकता है ना, आपकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है। सिमिलरली जैसे प्लास्टिक बैन हो गया था, तो बहुत सारे जो जिनका प्रोडक्शन प्लास्टिक से रिलेटेड था, ठीक है, पहले इतने आराम से होता है, अभी अभी फिर से नॉर्मल हो गई, प्लास्टिक आराम से मिलने लगी, पहले छुप छुप के प्लास्टिक्स मिल रही थी, बैंड था, चालान हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो ये क्या है, ये सारी चीजें इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है, किसी पर्टिकुलर एक चीज का या हम लोग बात कर सकते हैं, अगर आपने कोई सुना हो पेजर के बारे में, आई होप आप में से सुना होगा, या कुछ मूवीज में भी पेजर दिखाया गया। पेजर में क्या होता था, 140 वर्ड्स के मैसेजेस ट्रांसमिट होते थे मोबाइल फोन से पहले। फिर उसके बाद पेजर का जो लाइफ स्पैन रहा है वो बहुत ही छोटा रहा है। तो अब जो लोग उस पेजर की मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए होंगे या जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, ऑब्वियसली उनको लॉस हुआ होगा, क्योंकि पेजर से मोबाइल फोन बहुत स्पीडली आए हैं, ठीक। तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क में आ सकता है। देन स्टैंड अलोन रिस्क, कई बार क्या होता है, आपके यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या हम इंटरनली बोल सकते हैं कुछ ऐसा, स्टैंड अलोन रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह नॉर्मल चल रहा है, आपके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पैंडेमिक के केसेस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, या राइट्स हो गए हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टैंड अलोन रिस्क में कैटेगरी में हो सकता है, जो बाकी जगह ना हो, आप ही क्या हो रहा हो, ठीक है। वेदर में कोई ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से रिस्क हो रहा हो। देन उसके बाद है मार्केट रिस्क। मार्केट चेंज हो जाती है, जैसे अभी हम लोग ने लेदर की बात करी ना, तो लेदर में क्या हुआ, मार्केट चेंज हो गई। कई पहले इंडियन मार्केट में डिमांड थी, अभी क्या हुआ, बांग्लादेश की मार्केट में डिमांड हो गई, और यहाँ से पूरी मार्केट सेटअप हट गया। तो ऑब्वियसली ये मार्केट का रिस्क है। या कई बार आपकी मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा आ जाते हैं कि आपका मार्केट शेयर कम हो जाता है। फाइन, तो दीज काइंड ऑफ रिस्क नोन एज मार्केट रिस्क। देन उसके बाद है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। प्रोजेक्ट, आपने जो भी सिलेक्शन किया है प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल आपने जैसे अपने यहाँ मेट्रो, एक प्रोजेक्ट आया, मेट्रो लगाई गई है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ आपने क्या प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया था, मेट्रो की कितनी नीड है कानपुर में, कितना वर्क दे पाएंगे लोग, कितने इंटरेस्टेड होंगे। जैसे दिल्ली क्या है, दिल्ली में इस तरह से रोड्स बनाई गई है कि मेट्रो वहाँ के लिए कन्वीनियंट होती है। वाया रोड अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, और रोड्स के बारे में लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है, ठीक।
तो बड़ा एरिया है तो वहाँ पे वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, या और भी जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पर भी ये सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने ऑफिस जाना होता है एंड ऑल दैट। बट कानपुर में कितना रहेगा, तो ये अगर इससे रिलेटेड रिस्क इन्वॉल्व होते हैं तो इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। ये रिस्क होते हैं, इसके अलावा भी रिस्क हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है इसके कॉर्पोरेट या इंटरनेशनल इंडस्ट्री या स्टैंड अलोन मार्केट या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क के सब रिस्क भी हो सकते हैं, इनके अंदर के भी कुछ रिस्क हो सकते हैं। फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क फैक्टर्स एंड काइंड ऑफ रिस्क। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अनसर्टेनिटी। ओके, uncertainty, if we talk about uncertainty, it is a broad range of possible outcomes and complexity makes it impossible to define a set of probabilities। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है the product at any time it become obsolete, therefore the future is unexpected। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अभी चल रहा है, आगे फ्यूचर में जैसे पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्ट में पीएच वैल्यू नहीं हुआ करती थी, अभी क्या होता है हर प्रोडक्ट की पीएच वैल्यू निकाली जाती है पॉल्यूशन की वजह से। तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पहले मिलते थे लेकिन अभी नहीं मिल रहे ड्यू टू पॉल्यूशन प्रॉब्लम। ठीक, तो प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों की बात करी जा रही है कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। आपने बहुत सारा अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पहले लॉ चलता था वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, आपने सारा सेटअप सारे सॉफ्टवेयर वैल्यू एडेड टैक्स के अकॉर्डिंग बनाया। ओके, वो वैल्यू एडेड टैक्स हटाकर जीएसटी ले आया गया। तो अब आप अपने सॉफ्टवेयर अपनी सारा प्रोग्रामिंग अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के अकॉर्डिंग करेगा करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अनसर्टेन है, आप अगर एक्सपेक्ट भी करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी आपने कुछ पॉसिबल जो भी सिलेक्शन थे, जो भी आपके पास ऑप्शन थे, आपने उसके अकॉर्डिंग आपने बजट बनाया और सब चीजें करी, बट स्टिल अनसर्टेन होता है। अब क्या होता है, ये जो अनसर्टेनिटी होती है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता है भाई ऐसा हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई या सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़ेंगे आपको, तो कहीं ना कहीं आप मैनुअल स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपकी ये चीजें कोप अप कर सकते हो, अनसर्टेनिटी को आप अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर दी फ्यूचर। तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज कंट्रोलेबल। तो अगर हम लोग एक बेसिक से डिफरेंस की बात करें ना कि रिस्क में और अनसर्टेनिटी में, तो अगर मीनिंग पे जाएं हम लोग, अगर डेफिनेशन या मीनिंग पे जाएं, तो वी कैन से दैट द रिस्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग समथिंग। ठीक है, तो जब विनिंग और लूजिंग की बात आती है तब हम लोग कह सकते हैं कि रिस्की है। ठीक, और जब अनसर्टेनिटी की बात आती है तो इट मीन्स द फ्यूचर सिचुएशन, और फ्यूचर में जो होने वाले इवेंट्स हैं वो आपको पता नहीं है। ठीक है, उनमें चेंजेस हो सकता है। तो जब हम फ्यूचर में होने वाले सिचुएशंस इवेंट्स आर अननोन, वी कैन से दैट, तो इट इज नोन एज अनसर्टेनिटी। एंड रिस्क जब हम सीधे तौर पे बोले विनिंग एंड लूजिंग की बात कर रहे हैं तब हम बोलेंगे रिस्क। ओके, और अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करें तो रिस्क को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप मतलब बियॉन्ड दी मेजरमेंट लिमिट। बट अगर हम लोग अनसर्टेनिटी की बात करें तो हम कहीं ना कहीं उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में अगर अपग्रेडेशन आएगा तो एकदम से पूरा बदल नहीं जाएगा, कुछ तो इसके आसपास रहेगा, कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्शन हमारा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी। एंड अगर हम आउटकम की बात करें कि क्या आउटकम आता है रिस्क से, या तो ऑब्वियसली जो अगर हम लोग बात करें कि रिस्क की बात होती है ना, तो रिस्क में या तो ऐसा होगा, जैसे हम लोगों ने विनिंग एंड लूजिंग की बात करी ना, या तो ऐसा होगा या तो नहीं होगा। यही तो होगा रिस्क में, यही होता है ना कि या तो हमें इतना फायदा होगा या नहीं होगा, यही रिस्क है, इतना पैसा हमारा डूब जाएगा। बट अनसर्टेनिटी में हम ये कह सकते हैं कि भाई कहीं कुछ चांसेस हैं, बीच के कुछ चांसेस हैं कि हमें पूरी तरीके से नुकसान ना हो, अनसर्टेन है, चेंजेस हो सकते हैं, बट अगर हम उसके लिए फ्लेक्सिबल रखेंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हमें बेनिफिट भी हो सकता है, मतलब इतना नुकसान नहीं हो सकता, हम जो कह सकते हैं। और एंड ऑलरेडी रिस्क इज हम लोग बात कर ही चुके हैं कि
आपको पता नहीं होते हैं, अननोन फैक्टर्स होते हैं। और क्या कह सकते हैं हम लोग, रिस्क अगर हमें पता चल जाता है ना, जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट कुछ लेक्चर्स में जब हम लोगों ने बात करी ना, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करी, इन सब की बात करी, तो हम लोगों ने जब बात करी थी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बात करी थी, अगर आपको याद हो क्लास। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल CAPM मॉडल, जो हमारा इक्विटी, हमारे हम लोगों की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटीज थी उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे CAPM मॉडल। और CAPM मॉडल की खास बात क्या थी, CAPM मॉडल में हम लोग बीटा यूज करते थे, विच इज नोन एज रिस्क। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, रिस्क का असेसमेंट करते थे कि कितना रिस्क है। आपको ग्राफ याद हो, कुछ याद आ रहा होगा तो ग्राफ में हम लोग देखते थे ना कि कितना एरिया ऐसा है जो हमारा रिस्क फ्री है। फिर हम लोग देखते थे रिस्क प्रीमियम कितना है, यानी अब कितना हम अगर अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो हमारा कितना रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी हम एक कट ऑफ रेट की बात करते थे, कट ऑफ रेट निकालते थे कि भाई ऐसा रेट निकाल लो जहां पर हमें रिस्क बिल्कुल ना हो। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, रिस्क प्रीमियम, उसके ऊपर हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। तो एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि यहाँ तक नो रिस्क जोन है, जिसको हम लोग RF करके डिनोट करते थे, विच इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री जोन, एंड RM करके डिनोट करते थे रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो ये तब बात करते थे जब हम लोग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बात करते थे, और इसमें हम लोग निकालते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, डिनोट करते थे। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्क है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जान, ये तो हमें पता ही है कि कट ऑफ रेट कहाँ तक है, कहाँ तक हमारा रिस्क नहीं है, उसके ऊपर हमारा रिस्क इन्वॉल्व है। बट इफ वी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लॉ चेंज हो गया, जोग्राफिकल एरिया चेंज हो गया, जैसे जैसे जब यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया होगा तो जोग्राफिकल एरिया चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स आपके लिए, आपको अननोन इवन पे अनसर्टेनिटी थी, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे और उसको मिनिमाइज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तो चेंज हो गया ना बिल्कुल। ठीक, तो आई थिंक, आई होप कि आपको रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बीच में ये जो डिफरेंस था ये समझ में आया होगा कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एंड ऑलरेडी हम लोग रिस्क में बात कर चुके हैं कि रिस्क में अलग अलग तरह के ना, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क में भी आपको याद हो, सिस्टमैटिक में कुछ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन या मार्केट से रिलेटेड आता था रिस्क सिस्टमैटिक में, अनसिस्टमैटिक में बिजनेस, फाइनेंशियल। ठीक है, इन सब की बात हम लोग करते थे, ये हम लोग रिस्क में बात करते थे। एंड अगर हम लोग अनसर्टेनिटी की बात करें ठीक है, तो यानी एक सर्टेनिटी, यानी जो ऑब्वियस है कि ऐसा होना चाहिए, जब उसकी लैकिंग होती है, जब उस वो एब्सेंस होता है, ठीक है, जब अननोन फैक्टर्स होते हैं, तब हम कह सकते हैं वी आर अनसर्टेन about the about the future events or about the outcomes. ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप्स या प्रोसेस की, हम लोग बात करते हैं हाउ टू असेस दी और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, और ये हम सब लोग आगे हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड्स भी आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है, बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क एंड टू कोप अप विद द अनसर्टेनिटी। ओके, तो स्टेप वन में असेसिंग आवर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस, सबसे पहले जो हम लोग कहते हैं ना, बात करते हैं कि प्रॉब्लम का असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं उनका असेसमेंट होना चाहिए। अगर हमें क्लियरली पता है कि हमारे हमारे पास क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, जिसको हम लोग SWOT एनालिसिस की बात करते हैं ना, क्या मार्केट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हमारे लिए थ्रेट्स है मार्केट में, अगर हम इनका असेसमेंट अच्छे से कर लेते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो, तभी क्या होता है, तो हम रिस्क को कम कर सकते हैं, हम अनसर्टेन इवेंट्स से से लड़ सकते हैं। ठीक है, उनसे कोप अप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है टू अंडरस्टैंड द करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी शुड इवेलुएट आवर एक्शंस बाय असेसिंग द लेवल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग इन द फॉलोइंग लेवल्स।
व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट वी कैन लर्न, ठीक है, हमें क्या नया और कुछ सीखना पड़ सकता है जो मार्केट में हमारे पास नहीं है और बाकियों के पास है, क्या हमारे लिए, जिसको हम लोग थ्रेट्स बोलते हैं ना, जिससे हमें कोप अप करना है। व्हाट वी कैन नॉट और माइट नेवर नो, और जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी पार्ट है, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग दैट माइट क्रिएट सरप्राइजेस, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सरप्राइज वाली सिचुएशन, सरप्राइज का यहाँ पर मतलब है चेंज इन दिस सिस्टम, ठीक है, एकदम से सिस्टम में चेंजेस आ जाए और पीपल जो हमारे कस्टमर है वो सरप्राइज हो जाए और अट्रैक्ट हो जाए और हमारे प्रोडक्ट की तरफ, हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए आए। तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो दीज आर दी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है जिसको हम लोग बोलते हैं ना 5W1H, हमें पता होना चाहिए कि भाई सारी जो मार्केट में अभी करंट सिचुएशन चल रही है, मार्केट में जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में हमें पूरी तरह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले स्टेप है असेसमेंट, देन डिफाइनिंग द लिमिट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग, देन हमें, हमारे पास क्या हमारी बाउंड्रीज है, कितना हम एक्सपेक्टेड, बजट की एक बाउंड्री की तरह होता है, ठीक है, हमारे पास कितना पैसा है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, अगर हमें करेंगे तो हमें लॉसेस हो सकते हैं, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, ठीक, तो हमारी बाउंड्रीज क्या है, वी ऑलरेडी हैव, कुछ हमारे पास पहले से हमारी बाउंड्री सेटअप होंगी, कुछ हम अपनी जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, अपने आप को एनलार्ज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बाउंड्रीज और सेटअप करी जाएंगी। ओके, तो बाउंडेड रेशनैलिटी दो में बिलीव, अदरवाइज देयर इज अ लिमिट टू व्हाट वी कैन नो अबाउट अ प्रॉब्लम एंड हाउ मच ऑफ दैट नॉलेज वी कैन अप्लाई। प्रॉब्लम के बारे में हमें कितना पता है और उसका जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो कहाँ तक ले सकते हैं, कितना कर सकते हैं। This means that any decision that we make can only rationally consider a limited number of options. Obviously, हमारे पास जो solutions होते हैं उनके मतलब ऐसा नहीं होता endless solutions, तो हमारे पास कुछ optional solution होते हैं ना कि हम A, B, C में से कोई एक option ही select कर सकते हैं, तो जो हमारी abilities है उसके according solutions को opt करते हैं, right? फिर आप जाते हैं हम लोग स्टेप 3 में, स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अभी जो हमारे पास एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, ये तो हमने अपनी खुद की बाउंड्रीज सेट करी, देन अब हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं जो मार्केट में सिचुएशन है उसके पे बेस होके स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसकी। तो इसमें तीन चीजें हम लोगों को देखनी होती है। फर्स्ट, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो करंट में जो एनवायरनमेंट है जहां पर हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस रन करा रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें किससे कोप अप करना पड़ेगा। बेसिकली हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पूरी गैदर करके रखते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि भाई रिस्क जानने के लिए हमें पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आप आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया एंड नाउ यू हैव टू गो फॉर द फर्दर हायर स्टडीज के लिए आपको जाना है, ठीक है। अभी आपने अगर आपने कॉमर्स से इंटरमीडिएट किया है, अगर आपने साइंस से किया है, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे ना। आपकी बाउंड्रीज क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड ही आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड योर बाउंड्रीज। और अगर आप साइंस में हो तो साइंस स्ट्रीम की चीजों में ही जा सकते हो, दिस इज योर बाउंड्रीज, ठीक है। अभी तो ये आपकी बाउंड्री हो गई। अब आप एक्सटर्नली आप बाउंड्रीज देख रहे हो ना, कि आपने जो सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग आप जिस जिस कॉलेज में जा रहे हो ना, उस कॉलेज में क्या चीजें ऐसी हैं तो आप उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये मेरे घर के पास में है, ये मेरे घर से दूर है, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो इस तरह से क्या कर रहे हो आप, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का सिलेक्शन कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो फर्स्ट, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। सेकंड, because of the special nature environment data is time consuming and expensive to collect, yes, जब हम इस प्रोसेस में जाते हैं तो ये टाइम टेकिंग होता है और टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव भी होता है, बिकॉज हमें कितने सारे कॉलेजेस आपको देखने होंगे ना, तभी आप सिलेक्शन कर सकते हो। और अभी करंट टाइम में आप ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं, ऑटोनोमस बॉडीज भी हैं। तो आपके पास क्या है, आप डेटा का जो आप एनालिसिस करोगे उसके लिए आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका होना चाहिए, आप किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करोगे। तो हम जोग्राफिकल एरिया, कोर्सेज, प्लेसमेंट, ये क्या करते हैं, हम पैरामीटर सेट कर लेते हैं। इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है।
तो एलिमिनेट करते जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। थर्ड है प्रोसेसेस टेक प्लेस एट डिफरेंट स्केल्स। अब हम क्या करते हैं, ये हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, डेटा कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का मतलब हो गया कि एक तरीके से जो हम उसको एग्रीगेट सेट करते हैं, ये ऐसा है रैंकिंग जिसको हम कह सकते हैं कि रैंकिंग सेट करते हैं, और उसके जो फीचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे लिए कौन सा फ्रूटफुल है। फाइन। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजिंग सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड रिस्क। अब हम क्या करते हैं, सिमुलेशन जिसको हम बोलते हैं ना, एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, या इमेज डे ड्रीमिंग करके नहीं, इमेज बनाते हैं, अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता हो, इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तो सिमुलेशन टेक्निक में बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग उस पे जाते हैं ना, गैलेक्सी वाले मिशंस पे जाते हैं, जो मून पे जाते हैं, जो और मार्स पे जाते हैं, तो उससे पहले उनकी एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में क्या होता है, उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है, जीरो ग्रेविटी में। तो उनको पता होना चाहिए कि जहां पर जीरो ग्रेविटी होगी वहां पर आपको किस तरीके से अपने काम करने हैं, बिकॉज दे आर फ्लोइंग इन दी एयर। ठीक है, हम लोग देखते हैं वो बिल्कुल उड़ रहे होते हैं। ठीक, तो अब सिमुलेशन में क्या होता है, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे वो इसके हैबिचुअल हो जाए एकदम से। अगर हम उनको भेज देंगे रॉकेट्स में डाल के और स्पेस में, तो फिर क्या होगा, वो ऑब्वियसली उनकी तबीयत खराब हो सकती है, बहुत सारे जो अलग चीजें हैं वो हो सकती हैं, इंटरनल बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिमुलेशन तैयार किया जाता है, एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस बिहेव करेगी, या हमारा इन्वेस्टमेंट किस तरह से बिहेव करेगा, या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इसका एक सिमुलेशन तैयार किया जाता है, इस पर रिसर्च इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद इसका एनालिसिस किया जाता है। फाइन। एंड इन द लास्ट स्टेप वी टेक डिसीजंस। ठीक है, एट लास्ट में जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो जो मेथड्स हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसमें मेथड्स हैं, जो हम अलग अलग मेथड्स हैं, आई थिंक 7 मेथड्स हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने के। तो ये 7 मेथड्स में से फाइनेंस मैनेजर अपने अकॉर्डिंग इन सारी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन से जो भी उनको रिसीव हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में उनको लेसर रिस्क है, लेसर अनसर्टेनिटी है, दे गो फॉर दैट। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, सारा चीजें लेने के बाद वो डिसीजन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स एंड द मेथड्स। फाइन। तो अभी हम लोग मेथड्स की तरफ आते हैं। इवैल्यूएशन मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के इवैल्यूएशन का मेथड है ये। वी हैव 7 मेथड्स। फर्स्ट इज रिस्क एडजस्टेड कट ऑफ रेट, second certainly equivalent method, third sensitivity technique, fourth probability technique, fifth है standard deviation method, sixth coefficient of variation method, last है decision tree analysis। ठीक, ये सारे ही मेथड आप इसमें कोई सा भी मेथड यूज कर लो, इट इज जस्ट हेल्प अस टू इवेल्युएट दी कैपिटल बजटिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में जो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है उसको हेल्प करते हैं। फाइन। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें से फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, रिस्क एडजस्टेड। सबसे पहले एक चीज ध्यान कर लीजिए क्लास, हम लोगों ने ऑलरेडी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा था, अगर आपको नहीं याद हो तो जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला टॉपिक था, गो एंड वॉच दैट यूट्यूब विद यूट्यूब लिंक, आप उसको जाके देखना। क्योंकि अभी बार बार नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात हो रही है, किस तरह से निकालते हैं, जो उसके डिस्काउंटेड फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं ना, वो किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, आप जल्दी से उसमें चले जाना, उसको देख लेना। अभी हम लोग, क्योंकि अगर वो बताने लगेंगे तो फिर से हम लोग पीछे चले आएंगे, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे जाते हैं रिस्क एडजस्टेड कट ऑफ रेट के बारे में जानते हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड कैलकुलेटिंग रिस्क कैपिटल बजटिंग। अगर अभी हम आपको बताएंगे ना, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कई बार इस तरह की चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, जो कट ऑफ रेट है उसकी बारे में बात कर चुके हैं। तो सिंपल है, इजीली कैलकुलेशन भी हो जाता है इसका,
इसमें क्या है, इसमें जो हम लोग बताया जाता है कैपिटल बजटिंग increase cut off rate or discount factor by certain percentage and account of risk. ठीक है, तो बेसिकली रिस्क एडजस्टेड कट ऑफ रेट में हम लोग क्या देखते हैं, कितना कट ऑफ रेट है जिसमें हमारा रिस्क एडजस्ट किया जा सकता है किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। ओके, अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इवन पता है ये आप अगर आप अपना स्टार्टअप, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो ये इस तरह के मेथड्स आप रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जानने के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। द रामकृष्ण लिमिटेड इन कंसीडरिंग द परचेज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। ओके, ये नया इन्वेस्टमेंट परचेज करना चाहते हैं, बट इनको अभी पता नहीं है, तो ये चाहते हैं कि अच्छे से असेसमेंट करें हम, तभी हम परचेज करें। ओके, ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास दो ऑप्शंस हैं, एक्स एंड वाई, और दोनों ऑप्शंस की कॉस्ट आ रही है 1,50,000। ओके, इन्होंने बता दिया कि भाई ये दोनों दो ऑल्टरनेटिव्स है, दोनों की कॉस्ट इनके पास 1,50,000 इनकी कॉस्टिंग आ रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमें उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे, कैश इनफ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। ये हमारे पास कैश इनफ्लो दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में इन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट, अगर हम एक्स में करते हैं तो 60 है, वाई में करते हैं तो 65। ये फ्लोज दिए हुए हैं, ठीक है, इनफ्लोज दिए हुए हैं 60, 45, 35, 30 है इसमें, इसमें 65, 55, 40 एंड 40 है। ओके, तो दीज आर दी कैश इनफ्लोज। नाउ द कंपनी हैज अ टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल 10% है। जो इनका रिटर्न्स आ रहे हैं वो इनके 10% के, इनका रिस्क प्रीमियम है 2 एंड 8% रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि 10% तो ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, और 2% और 8% इन्होंने बोला है एक्स के लिए 2 और ऐड कर लेंगे। एंड ये क्योंकि इन्होंने ये टारगेटेड रखा है और रिस्क का प्रीमियम भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए 2% इसका है, और वाई के लिए 8% है। ओके, वाई के लिए ज्यादा है। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा हम इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करें। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, हमने एक चार्ट बनाया है यहाँ पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इन्वेस्टमेंट can be compared on the basis of net present values, cash inflows, adjusted for risk premium rate as follows. Okay, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा डिस्काउंटेड फैक्टर है, और डिस्काउंटेड फैक्टर हम लोग पहले भी निकालना सीख चुके हैं, तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से सीधे हम लोगों ने डिस्काउंटेड फैक्टर लिख लिए हैं। तो हम लोग रुपये की वैल्यू देखते थे ना फैक्टर टेबल से, या निकालते थे थ्रू दी फॉर्मूला। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है एक्स के लिए 10 तो ऑलरेडी था, 2 और हो गया, यानी 12% हो गया, तो ये आ रहा है 0.893। ओके, तो हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 0.893 इंटू 60,000, तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहे हैं हमारी कैश इनफ्लो की, वो आ रही है, भाई दिखा तो रहा है 50, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो इट इज 53,580। ओके, तो हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो भी इन्होंने रेशियोज दिए हुए हैं, हम निकाल लेते हैं कि हमें ओवरऑल कितनी प्रेजेंट वैल्यू रिसीव हो रही है। तो हमने ये यहाँ पर देखा है, हमें इन्वेस्टमेंट एक्स से 1,33,415 रुपीज रिसीव हो रहा। ओके, देन वी मूव ऑन टू दी इन्वेस्टमेंट पाई। अब हम इन्वेस्टमेंट पाई देखते हैं। इन्वेस्टमेंट पाई में भी इन्होंने 10% पहले दिया, तो इन्होंने बोला भाई रिस्क प्रीमियम भी है, और वाई का ज्यादा था ना रिस्क प्रीमियम 8, तो ये हो गया टोटल 18%। ओके, तो अब 18% के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ये हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले हुए हैं, एंड ये हमारा जो हमें रिसीव हो रहा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। ओके, तो टोटल वैल्यूज जब हमने देखी हैं, तो टोटल वैल्यूज हम देख रहे हैं कि एक्स में हमें 1,33,415 रिसीव हो रहा है, एंड वाई में हमें 1,56,485 रुपीज रिसीव हो रहा है। ओके, दीज आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ओके, तो ये हमारा चार्ट से हमें ये वैल्यूज मिल गई। अब हम आगे आते हैं। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्स से हमें कितना रिसीव हो रहा था, 133,415, और हमारे, अगर आपको याद हो, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अगर हमें ये याद है ना, इन्होंने बोला था कि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स, जो उन्होंने बोला था कॉस्टिंग की बात करी थी, भाई 1.5 लाख तो हमारी कॉस्टिंग आ रही है। ओके,
हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमारी जब कॉस्टिंग ही इतनी आ रही है और हमें इतना रिसीव हो, यानी हमें कॉस्ट ही नहीं रिसीव हो रही है, पूरी कॉस्ट ही नहीं निकल के आ रही है हमारी, तो इस ये तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं दे रहा है हमारा। ठीक। तो यानी हम ये देख रहे थे कि इसमें रिस्क प्रीमियम हालांकि कम था, रिस्क प्रीमियम कम था ना इसमें, 2% ही तो रिस्क प्रीमियम था, बट हमने जब एंड में देखा, निकाल के टोटल वैल्यू निकाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की, कैश इनफ्लो की, तो हमने देखा कि भाई इसमें तो हमें जो हमने पैसा लगाया वही नहीं रिसीव हो रहा है, माइनस में आ रहा है ना यहाँ पे। फिर हम लोग देख रहे हैं वाई की तरफ जिसमें रिस्क ज्यादा था, फिर हमने देखा इसमें रिस्क ज्यादा था और हमारा इसमें बेनिफिट भी हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं 1,50,000 में हमें पूरा का पूरा उतना पैसा भी रिसीव हो रहा है, स्टिल एक्स्ट्रा भी रिसीव हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट वाई को। ओके, सिंपल है ना, बस चार्ट बनाना है और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उनकी टोटलिंग करनी है, और जितनी हमने, यही तो हम करते हैं ना नेट, जो हम लोगों ने डिस्काउंटिंग नॉट डिस्काउंटिंग में जब हमने पढ़ा था तो यही तो बात करी थी, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा टोटल कैश जो हमने एक्सपेक्टेड जो कॉस्टिंग आई है हमारी, उसमें से जो हमें इनफ्लो हुआ है उसको लेस कर देते हैं तो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आ जाती है। ठीक है, बट डिस्काउंटिंग फैक्टर हम इसमें उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट वाई सेलेक्ट कर लिया और उनको आंसर दे दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट वाई आपके लिए सही है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, certainly equivalent method, it is also another simplest method for calculating, ये भी सिंपल है, इसमें भी इसी तरह से चार्ट्स बनते हैं, और जैसे हम लोग उसमें इंक्रीज देखते थे, इसमें रिड्यूस्ड एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो देखते हैं विद सर्टेन अमाउंट, और कितना हमारा, बस इसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट देखते हैं। ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट वैल्यू देखते हैं, और ये आपको एग्जाम में कोएफिशिएंट वैल्यू दी रही होगी, सो डोंट वरी। ठीक, तो यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट वैल्यू की बात करी गई है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी। ठीक है, और दोनों में जो कॉस्टिंग इन्होंने बताई है वो कितनी, 50,000 हमारी एक्सपेक्टेड हमने कॉस्ट लगाई हुई है। अब ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कैश इनफ्लो है उसमें कोएफिशिएंट दिया गया है। अच्छा, हम देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ये कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.8, 0.7, 0.9, और बी में भी दिया हुआ है इन्होंने, कोएफिशिएंट की वैल्यू दी गई है, और इन्होंने हमें बताया है कि रिस्क फ्री कट ऑफ रेट इज 10%। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी हुई है। अब हम सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली जो इन्होंने हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू दी गई है, पहले हम उससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि सर्टेन जो कैश इनफ्लो है वो एक्चुअल कैश इनफ्लो क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अभी हम डिस्काउंटेड फैक्टर नहीं दे रहे हैं, अभी तो उन्होंने जो कोएफिशिएंट दे दिया है उसी से हम इवेलुएट कर रहे हैं कि भाई उससे इवेलुएट करके कितना आ रहा है। तो हमने देखा उससे इवेलुएट करके 28, 21 एंड 18, और इसमें आ रहा है 22.5, 28 एंड 14। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक समझ में आया, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हुआ। कुछ नहीं करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम सिंपल जो कोएफिशिएंट की वैल्यू दी गई है उससे हमारा जो करंट में कैश इनफ्लो कितना है, हमने उसकी वैल्यू प्रोजेक्ट ए में निकाली है एंड प्रोजेक्ट बी में निकाली है। ओके, अब हम अपनी वही सिमिलर, अब इसके बाद बस इसमें एक अलग से एक चीज क्या दे दी थी, रिड्यूस, पहले से रिड्यूस्ड वैल्यू दे दी थी कोएफिशिएंट की वजह से। ठीक है, उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू थी तो हमने सिर्फ डिस्काउंटेड फैक्टर निकाला था, इसमें हमें पहले से रिड्यूस्ड वैल्यू दी गई है। इसीलिए इसको रिड्यूस्ड वाला बोलते हैं। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये डिस्काउंटेड फैक्टर हमें कट ऑफ रेट उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है 10%, 10% प्रोजेक्ट ए के लिए भी है एंड सिमिलरली 10% प्रोजेक्ट बी के लिए, इसलिए आप 0.909, 0.826 ये भी यहाँ पर भी वही सेम होएगा क्योंकि दोनों में ही डिस्काउंटेड फैक्टर सेम है। ओके, अब हमने कोएफिशिएंट के बाद हमने जो अपनी वैल्यूज निकाली थी कैश इनफ्लो की, ये वो वैल्यूज है। ओके, अब जो हमारा डिस्काउंटेड फैक्टर है, यानी पहले से ही इसमें रिडक्शन करके रखते हैं। ओके, तो हमारा कैश इनफ्लो की वैल्यू डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ में हम देख रहे हैं अब कितनी आ रही है। तो आप देख रहे होगे ना कि 2 बार में रिडक्शन आ गया, 2 बार के हिसाब से ये रिड्यूस होती चली गई हमारी। एक बार हो गई थी कोएफिशिएंट में, देन डिस्काउंटेड फैक्टर में दोबारा से रिड्यूस्ड वैल्यू हो गई।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हमारा आ रहा है 25,452। तो ये हमने यहाँ पर इसका टोटल किया प्रोजेक्ट ए का, तो प्रोजेक्ट ए का टोटल करने पे आप देख रहे हो कि 56,316 हमें रिसीव हो रहा है। प्रोजेक्ट बी की तरफ आते हैं। डिस्काउंटेड फैक्टर तो सेम ही थे। कैश इनफ्लो की बात करें तो ये कोएफिशिएंट के बाद जो हमें वैल्यूज मिली थी रिड्यूस्ड, ये वो वैल्यूज हैं। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.909 इंटू 22,500। तो हमारे पास ये वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यूज रिसीव हो रही है। ओके, तो अब हमने क्या किया, इनकी टोटल की। ठीक, तो हमें 54,000 और 95 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। अब हमको पहले से ये पता था कि हमारे पास कितना है, 50,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 50,000 हमने कॉस्टिंग थी हमारी, और हमें कितना रिसीव हो रहा है, कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो में से हम 50,000 रिसीव कर देंगे, तो इस ऊपर वाले प्रोजेक्ट ए में हमें 6,316 रिसीव हो रहा है, और प्रोजेक्ट बी में हमें 4,095 रिसीव हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम किसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ए को। ओके क्लास, तो बस इसमें ये चार्ट थोड़ा सा बनाना है ऐसे, बाकी ये आसान है, ऐसा इसमें कोई भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपल से कैलकुलेशंस है। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई इश्यूज है तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो। एंड क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। लेट मी कॉल आउट ईशा, मुस्कान, जयेश, वंशिका, प्रखर, तरुण, सिमरन, श्रेयांश, हिमांशु, चाहत, सचिन, सिद्धार्थ, हर्षित, अनामिका, आयुष, आर्या, आयुषी, रिया, अनुष्का, यशी, शाजिया, अंजलि, अभय, श्रेया। Is there anyone else जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं मेंशन करी है? प्लीज डू मेंशन। ओके, उत्कर्ष, अभय, अभय सिंह एंड इशिका। Anyone else class? Please do mention the attendance बेटा। हर्षित, ओके ओके। प्रखर, students please mention your attendance. Okay then, I think no one is left to for the attendance. Okay then, thank you class. Thank you, ma'am. Welcome बेटा।